नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। इस क्लास में जो है हम सभी हिंदी साहित्य के मेजर पेपर 7th का जो है पार्ट 4 इसमें यूनिट 4 जो है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने यूनिट 3 के बारे में पढ़ा दिया था। पूरी मतलब वो मैराथन क्लास था, उसमें पूरा जो हमने उसमें चर्चा किया हुआ था हर एक टॉपिक पे। और इसमें जो है हम लोग यूनिट 4 पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में वो क्लासेस हैं, MGC 7th की सारी क्लासेस उसमें उपलब्ध हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज़ में जो है आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव की क्लास मैंने करवा रखी है मेजर पेपर 7th की, तो आप वहाँ पे जाके आराम से देख सकते हैं। और टेलीग्राम जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है पहले ही आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम लोग जो है यूनिट 4 में बात करने वाले हैं गद्य पर, यानी इसमें हम लोगों को गद्य के बारे में पढ़ना है कि गद्य की कौन कौन सी विधाएं होती हैं, उस पर जो है हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उपन्यास के बारे में, उसके बाद जानेंगे कहानी के बारे में, नाटक के बारे में, एकांकी के बारे में जानेंगे, फिर निबंध के बारे में जानेंगे, उसके बाद में आलोचना के बारे में पढ़ना है, और अंत में जो है हम लोगों को यात्रा वृत्तांत के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो चलिए हम एक एक करके जो है सभी पर यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है उपन्यास के तत्व के बारे में हमें जानना है कि उपन्यास के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो उपन्यास जो है एक विस्तृत गद्य विधा है जिसमें जीवन का व्यापक और यथार्थ चित्रण होता है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। उपन्यास जो है एक बहुत ही विस्तृत गद्य की विधा होती है जिसमें जीवन का व्यापक और यथार्थ चित्रण जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। और इसके कौन कौन से तत्व हैं? सबसे पहला तत्व है, देखिए पहला तत्व है इसका कथानक। कथानक यानी कि उसकी कथा वस्तु। तो कथानक उपन्यास की मूल कहानी होती है। इसमें घटनाओं का क्रम, आरंभ, विकास और अंत शामिल होता है जिससे पाठक की रुचि बनी रहती है। सबसे पहला जो यहाँ पे इसका तत्व है वह है कथानक। यानी कथानक जो है आपका उपन्यास की मूल कहानी होती है और इसमें सभी घटनाओं का क्रम, आरंभ और विकास और अंत भी इसमें शामिल होता है। इसके बाद में दूसरा होता है पात्र चित्रण। तो उपन्यास में पात्र जीवंत और विश्वसनीय होते हैं। उनके स्वभाव, विचार, भावनाएं और व्यवहार का क्रमिक विकास दिखाया जाता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि उपन्यास में पात्र जीवंत और विश्वसनीय होते हैं। उनके स्वभाव और उनके विचार, उनकी भावनाएं, व्यवहार का क्रमिक विकास जो है धीरे धीरे उसमें दिखाया जाता है। तीसरा है संवाद। तो संवाद जो है आपका पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करते हैं और कथा को गति देते हैं। अच्छे संवाद सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होते हैं। संवाद में क्या है कि संवाद पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करता है, यानी कि जो भी पात्र उसमें दिखाए जाएंगे उस उपन्यास में, उसको संवाद उस पात्रों को, उन पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करता है और उस कथा को गति देते हैं। और अच्छा संवाद जो होता है वह सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होता है। चौथा है देश काल, माने इसका मतलब है परिवेश। तो उपन्यास में स्थान और समय का स्पष्ट चित्रण होता है जिससे कथा यथार्थ लगती है। उपन्यास में जो है स्थान और समय का स्पष्ट रूप से उसमें चित्रण किया जाता है, बताया जाता है, जिससे जो कथा हम पढ़ रहे होते हैं वे हमें यथार्थ लगती है, सच लगती है। अगला है भाषा शैली। तो भाषा विषय के अनुकूल, सरल या प्रभावपूर्ण होती है। भाषा जो है उस विषय के अनुकूल सरल होती है और प्रभावपूर्ण होती है। शैली इसकी वर्णनात्मक होती है, संवादात्मक होती है और विश्लेषणात्मक होती है। कहने का अर्थ यह है कि भाषा का जो विषय है, ये भाषा जो है, ये भाषा शैली उस विषय के अनुकूल होती है जिस विषय पे हम लिख रहे होते हैं, और ये वर्णनात्मक होती है, संवादात्मक होती है और ये विश्लेषणात्मक होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें पाई जाती है इसमें। अगला है छठा, उद्देश्य या विचार तत्व। तो प्रत्येक उपन्यास के पीछे कोई ना कोई सामाजिक, नैतिक या वैचारिक उद्देश्य होता है। जितने भी उपन्यास होते हैं वे सारे उसके पीछे कोई ना कोई सामाजिक या फिर नैतिक या फिर वैचारिक उद्देश्य ज़रूर होता है, यानी किसी न किसी उद्देश्य से ही उपन्यास की रचना की जाती है। अगला है यथार्थ बोध। तो उपन्यास में जीवन की सच्चाइयों का
विश्वसनीय चित्रण किया जाता है। यथार्थ यानी कि जितने भी उपन्यास के रचयिता होते हैं वे सारे के सारे उपन्यास में जीवन की सच्चाइयों का बहुत ही विश्वसनीय ढंग से चित्रण करते हैं। आगे बात करते हैं उपन्यास का विकास कैसे हुआ है। तो उपन्यास का जो विकास ये प्रारंभिक काल में 19वीं सदी में शुरुआत हुआ। हिंदी उपन्यास की शुरुआत सामाजिक सुधार की भावना से हुई है। हिंदी उपन्यास की जो शुरुआत है ये सामाजिक सुधार की भावना से की गई है और इस काल में उपन्यासों का उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना था। और इस काल में जो है यानी कि प्रारंभिक काल में उपन्यासों का उद्देश्य ये था कि लोगों तक नैतिक शिक्षा पहुंचाई जाए। उदाहरणतः जो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, इनका एक उपन्यास है। श्रीनिवास दास जी की एक उपन्यास है जिसका नाम है परीक्षा गुरु, ये उसका उदाहरण हो सकता है। अगला बात करते हैं भारतेंदु युग। तो इस काल में समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक जागरण प्रमुख विषय बने। भाषा सरल और जनोपयोगी हुई। अब देखिए उपन्यास का जो विकास है ये भारतेंदु युग में भी माना जाता है और इस काल में समाज सुधार हुआ उपन्यासों के द्वारा, राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और सांस्कृतिक जागरण जो है इसका प्रमुख विषय बना। और इसकी जो भाषा होती थी ये बहुत ही सरल होती थी और जन उपयोगी होती थी। अगला है प्रेमचंद युग, इसको जो है यथार्थवादी काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस काल में उपन्यास पूर्णतः यथार्थवादी बना। ग्रामीण जीवन, किसान, नारी समस्या, वर्ग संघर्ष और शोषण का सशक्त चित्रण किया गया है इसमें। प्रेमचंद युग में जो है उपन्यास पूर्णतः यथार्थवादी बनता चला गया और ग्रामीण जीवन, किसानों के समस्याओं के बारे में, नारियों की समस्याओं के बारे में, वर्गों के जो संघर्ष है, जातीय जो संघर्ष रहे हैं उसके बारे में और शोषण का सशक्त चित्रण किया गया है इस युग में। इसके प्रमुख लेखक जो माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला है प्रयोगवादी और मनोवैज्ञानिक काल। तो इसमें जो है इस दौर में व्यक्ति के अंतर मन, मानसिक द्वंद्व और जटिलताओं को उपन्यास का विषय बनाया गया है। इस दौर में अगर बात करें तो व्यक्ति के अंतर मन और मानसिक द्वंद्व और जटिलताओं को उपन्यास का विषय बना दिया गया है। अगला बात करते हैं आधुनिक एवं समकालीन काल में। तो इसमें शहरी जीवन, राजनीति, भ्रष्टाचार, वैश्वीकरण और आधुनिक जीवन की समस्याएं प्रमुख रही हैं। और आधुनिक काल में जो है उपन्यास का विकास हुआ है कैसे, इसमें जो है रचनाएं की गई हैं शहरी जीवन के बारे में, राजनीति के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, देश का वैश्वीकरण के बारे में और आधुनिक जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वे सारे उपन्यास के माध्यम से बताए गए हैं। अगला है हमारे सामने कहानी के उद्भव और विकास। कहानी जो विधा है, गद्य की जो एक विधा है कहानी, इसका उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिंदी साहित्य में कहानी एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। यह छोटे आकार की गद्य रचना होती है। तो कहानी जो है ये हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण गद्य विधा है। यह छोटे आकार की गद्य रचना होती है जिसमें जीवन की घटनाओं, पात्रों और उनके मनोभावों का सटीक और प्रभावशाली चित्रण किया जाता है। अब इसमें जो है जीवन की कुछ घटनाएं होती हैं, पात्र होते हैं और उनके मनोभावों का बहुत ही सटीक रूप से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कहानी में चित्रित किया जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक समाज, व्यक्ति और जीवन की यथार्थताओं को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है और कहानी के माध्यम से जो लेखक होते हैं वे समाज, व्यक्ति और जीवन की यथार्थताओं को जो पाठक होते हैं उसके सामने ये प्रस्तुत करते हैं। बात करते हैं उद्भव कैसे हुआ। तो हिंदी कहानी का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ था। प्रारंभ में कहानी का उद्देश्य शिक्षाप्रद और नैतिक था। शुरुआत की बात करें प्रारंभ में तो कहानी का उद्देश्य था शिक्षाप्रद और नैतिक शिक्षाओं को, शिक्षाप्रद घटनाओं को लोगों तक कहानी के माध्यम से पहुंचाना। लघु कथा के रूप में प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ जीवन के अनुभवों, सामाजिक परिस्थितियों और नैतिक शिक्षा पर केंद्रित थी। लघु कथा के रूप में, छोटे छोटे कहानियों के रूप में प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ जो है जीवन के अनुभवों, सामाजिक परिस्थितियों और नैतिक शिक्षा पे केंद्रित होती थी। इस काल में राजा रवि वर्मा, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लेखक बहुत ही प्रभावित रहे। हिंदी में पहला व्यवस्थित कहानी लेखन जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के समय में विकसित हुआ था। और आप ये कह सकते हैं कि हिंदी में जो पहला व्यवस्थित कहानी लेखन हुआ था ये जयशंकर प्रसाद जी के समय में हुआ था और प्रेमचंद जी के समय में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी कहानी का विकास जो है क्रमिक और विविधतापूर्ण रूप से होता रहा है। इसको हम लोग कुछ चरणों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो पहला है प्रारंभिक काल में 19वीं शताब्दी में जो है कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हिंदी कहानी का जन्म सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों से हुआ था। हिंदी कहानी का जो जन्म है ये सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों के माध्यम से किया गया था। इस समय की कहानियाँ शिक्षाप्रद और सरल होती थी। कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठकों को सदाचार, नैतिक मूल्य और सामाजिक चेतना देना था।
और कहानी का जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि पाठकों तक सदाचार, नैतिक मूल्य और सामाजिक चेतना को पहुंचाया जाए। भाषा सरल और सहज थी, कथानक छोटा था और स्पष्ट था, पात्र आम जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए थे और उसमें जो भी पात्र होते थे वे सारे के सारे पात्र आम जीवन से आम जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए थे। और उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं रामा और चंद्र जैसी कुछ शिक्षाप्रद कहानियां हैं जिसके बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी का पहला हो गया जहाँ पे प्रारंभिक काल में जो है कहानी का प्रादुर्भाव हुआ। और इसके बाद में बात करते हैं प्रेमचंद काल में। तो 20वीं सदी की शुरुआत में जो है कहानी ने यथार्थवादी रूप ग्रहण कर लिया। 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई तो इस काल में हिंदी कहानी ने यथार्थवादी रूप ग्रहण कर लिया और मुंशी प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन, गरीब किसान, स्त्रियों की समस्या और सामाजिक असमानता को सजीव और संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है। अब इस समय जो है मुंशी प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन में जितनी भी समस्याएं घटित हो रही थी उन सभी के बारे में, गरीब किसानों के बारे में और स्त्रियों की समस्याओं के बारे में और जो भी सामाजिक असमानता फैली हुई थी हमारे समाज में उसके बारे में बहुत ही सजीव और संवेदनशील ढंग से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया हुआ है। कहानी में समाज का सच्चा चित्रण किया गया है, पात्र जड़ित और विश्वसनीय बने हैं। इसमें जितने भी पात्र इसमें बताए गए हैं वे सारे के सारे पात्र बहुत ही विश्वसनीय रहे हैं। ग्रामीण जीवन, जाति, गरीबी और उत्पीड़न प्रमुख विषय बने और इस काल में आकर ग्रामीण जीवन, जाति, गरीबी और उत्पीड़न ये सब प्रमुख विषय बना। प्रमुख लेखक कौन कौन रहे हैं ये देख लीजिए प्रेमचंद काल में। तो मुंशी प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल और भगवती चरण वर्मा ये सारे के सारे जो हैं कहानी के प्रमुख लेखक उस समय रहे हैं प्रेमचंद काल के कहें तो। अगला बात करते हैं मध्यकाल, जो 20वीं सदी में जो है आपका कहानी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। तो इस समय हिंदी कहानी ने सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विषयों को अपनाया हुआ था। 20वीं सदी में आकर जो है कहानी ने सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विषय को अपनाना शुरू कर दिया। व्यक्ति की आंतरिक संवेदनाओं और मानसिक द्वंद्वों पर बहुत ही जोर दिया गया। जो व्यक्ति है उसकी आंतरिक संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं और मन में जो है उनके द्वंद्व छिड़ा हुआ है उस पर जो है बहुत ही विशेष रूप से इस पे जोर दिया गया था। शहरी जीवन और आधुनिक समस्याओं का इसमें चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और चरित्र विकास पर भी ध्यान दिया गया है और प्रमुख लेखक मध्यकाल के रहे हैं रायचंद, सुलभ सिन्हा और अज्ञे जी। ये सारे के सारे मध्यकाल के प्रमुख लेखक उस समय के माने जाते हैं। आगे बात करते हैं समकालीन काल, जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से आज तक, 20वीं सदी के उत्तरार्ध से आज तक की जो भी कहानियाँ लिखी जाती हैं इसको समकालीन काल कहा जाता है। तो इसमें देखिए कहानी ने कैसा मोड़ लिया। तो आज की हिंदी कहानी आधुनिक जीवन, वैश्वीकरण, राजनीति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और व्यक्ति की मानसिक जटिलताओं को प्रस्तुत करती है। आज की जो कहानियाँ लिखी जाती हैं इन कहानियों में वैश्वीकरण है, राजनीति है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है और व्यक्ति की मानसिक जटिलताएं जो है कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। शहरी और आधुनिक परिवेश के बारे में चर्चा होती है। समाज और व्यक्ति दोनों पर प्रकाश डाले जाते हैं। समाज पर भी और व्यक्तियों पर भी दोनों का संबंध किस तरीके से है इसके बारे में भी चर्चाएं की जाती हैं। प्रयोगात्मक और विविध शैलियाँ प्रयोग की जाती हैं और प्रमुख लेखक इसमें कहा जाए तो निर्मल वर्मा, उषा उपाध्याय और मन्नू भंडारी ये लोग जो है इस काल के प्रमुख लेखक रहे हैं। आगे बात करते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है कहानी का। तो हिंदी कहानी का विकास साधारण मनोरंजन से सामाजिक चेतना और यथार्थ बोध की ओर हुआ है। हिंदी कहानी का जो विकास है यह साधारण मनोरंजन से सामाजिक चेतना की ओर और यथार्थ बोध की ओर किया गया है। प्रारंभिक नैतिक कहानियों से लेकर आज की समकालीन कहानियों तक कहानी ने समाज, व्यक्ति और जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने का कार्य किया है। प्रारंभिक समय से लेकर आज समकालीन समय तक आज तक जो है कहानी ने समाज, व्यक्ति और जीवन की सच्चाइयों को उजागर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे नाटक के कुछ तत्व हैं इसके बारे में कि नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाटक जो है साहित्य की वह विधा है जिसे अंगीकृत रूप से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक साहित्य की वैसी विधा है जिसको हम लोग मंच पर प्रस्तुत करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पाठक या दर्शक को मनोरंजन, शिक्षा और भावनात्मक अनुभव देना होता है। नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है जो पाठक हैं या फिर जो दर्शक हैं उनको मनोरंजन, शिक्षा और भावनात्मक अनुभव देना।
नाटक के सफल होने के लिए कुछ प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। अब जो नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है वह सफल हो, उसके लिए कुछ तत्व जो है ज़रूरी है। सबसे पहला है कथानक। तो कथानक जो है नाटक की आत्मा होता है। जो कथानक है ये नाटक की आत्मा माना जाता है, क्योंकि यह कहानी का क्रम, घटनाओं का विकास और अंत निर्धारित करता है। कथानक से ही जो है कहानी का क्रम, कहानी किस तरीके से चलेगी, घटनाएं कौन कौन सी उसमें हो रही हैं और उसका अंत किस प्रकार से होगा, ये सारा का सारा कथानक में ही बताया जाता है। एक अच्छा नाटक सुसंगत और रोचक कथानक प्रस्तुत करता है। एक अच्छा नाटक प्रस्तुत करने के लिए, रोचक बनाने के लिए उसको कथानक का होना बहुत ही आवश्यक है। आगे बात करते हैं पात्रों का भी होना अनिवार्य है। तो पात्र जो है नाटक के मुख्य घटक माने जाते हैं। इनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। पात्रों का स्वभाव, व्यवहार और संवाद उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, और ये जो पात्र है इसी के माध्यम से जो है कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और पात्रों का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, उनका जो संवाद है, ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आगे बात करते हैं तो अगला है संवाद। तो संवाद पात्रों के विचार, भावनाएं और उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं। और नाटक में जो भी पात्र होते हैं उन सभी पात्रों के उद्देश्य को स्पष्ट करता है संवाद। यह कथानक को भी गति देता है और दर्शकों को कहानी में शामिल कर लेता है। अगला है परिवेश और समय। तो नाटक में कहानी के स्थान और समय का भी स्पष्ट रूप से चित्रण होना चाहिए। यह दर्शकों को कथा के वातावरण में लाने में मदद करता है। और जितने भी दर्शक नाटक को देख रहे होते हैं उन सभी का उसमें मन लगा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उसमें समय और घटना स्थल की भी जानकारी दी जाए। आगे बात करते हैं वस्त्र और दृश्य। तो वस्त्र, मंच सजावट और दृश्य प्रभाव नाटक के भाव और विषय को प्रकट करने में बहुत ही सहायक होते हैं। अब जो वस्त्र है ये मंच का सजावट और दृश्य प्रभाव नाटक के भाव को, जो नाटक का भाव है, जो विषय है, उसको प्रकट करने में बहुत ही सहायता करता है, जो वस्त्र होते हैं और दृश्य होते हैं। अगला है संघर्ष। तो संघर्ष नाटक का मुख्य आकर्षण होता है, या पात्रों के बीच या व्यक्ति के अंदरूनी द्वंद्व के रूप में हो सकता है। और जो नाटक होता है उसमें संघर्ष भी दर्शाया जाता है और ये आकर्षण का मुख्य केंद्र हो सकता है। यहाँ से पात्रों के बीच में और व्यक्ति के अंदरूनी द्वंद्व के रूप में भी उसको वहाँ पे दर्शाया जा सकता है। अगला बात करते हैं भाव और संगीतात्मकता भी इसमें होनी चाहिए, यानी कि भावनाओं की गहराई और लयबद्धता दर्शकों पर असर डालती है। संगीत, नृत्य और गीत भी नाटक को प्रभावशाली बनाते हैं। नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें संगीत भी होनी चाहिए, नृत्य भी होने चाहिए और गीतों का भी होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ है। तो नाटक साहित्य की वह विधा है जिसे अंगीकृत रूप से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्भव और विकास मानव समाज की संस्कृति, जीवन शैली और कला संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसका उद्भव जो है और इसका जो विकास है यह मानव समाज की संस्कृति को, उसके जीवन शैली को और कला संस्कृति से ही बहुत ये जुड़ा हुआ है। उद्भव इसका बात करें तो नाटक का जन्म जो है प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से हुआ है। नाटक का जन्म हुआ है प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक जितने भी आयोजन हुआ करते थे उन सभी से। प्रारंभ में नाटक का उद्देश्य धार्मिक कथाएं, पौराणिक कथानक और नैतिक शिक्षा प्रदान करना था। शुरुआत की बात करें तो शुरू में इसका उद्देश्य होता था धार्मिक कथाओं पर चर्चा करना, पौराणिक कथानक और नैतिक शिक्षा लोगों तक पहुंचाना, प्रदान करना। भारत में प्राचीन नाट्य शास्त्र जो भगवताचार्य भरत मुनि के द्वारा जो है लिखा गया था, नाट्य कला के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसके अनुसार नाटक में रस, भाव, संवाद और अभिनय का विशेष महत्व दिया जाता है। प्राचीन भारत में रामायण, महाभारत, पुराणों पर आधारित नाटक लोकप्रिय होते थे। प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय रामायण, महाभारत और पुराण पर आधारित जितने भी नाटक करवाए जाते थे वे लोकप्रिय हुआ करते थे उस समय। नाटक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक शिक्षा का साधन भी हुआ करता था। प्राचीन समय की बात करें तो उस समय नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक शिक्षा का भी साधन था। अब इसका विकास कैसे हुआ देखिएगा तो प्राचीन काल में जो है ये, प्राचीन काल से शुरुआत करते हैं तो प्राचीन काल में धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित हुआ करते थे। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का पालन हुआ करता था और अभिनय, गीत, नृत्य और संगीत का भी महत्व होता था। ये प्राचीन काल में हो सकता है, इसका विकास ऐसे हुआ है। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में आते आते नाटक ने रूप ले लिया भक्ति और प्रेम प्रधान होने का, यानी कि जो भी नाटक होते थे वे भक्ति से भरे हुए होते थे, प्रेम से भरे हुए होते थे। और संस्कृत के अलावा प्रादेशिक भाषाओं में भी नाटकों का विकास होना शुरू हो गया। संस्कृत ही नहीं बल्कि और भी
भी प्रादेशिक भाषाएं होती थी जिसमें नाटक का विकास होना शुरू हो गया, जैसे कि मैथिली हो गया, ब्रज हो गया और बंगाली नाटक हो गया। तो ये हो गया मध्यकाल में। आगे बात करते हैं आधुनिक काल में, तो सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर आधारित नाटक होना शुरू हो गए। आधुनिक काल तक आते आते जो है नाटक ने सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर आधारित नाटक आधार होना शुरू कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं तो मनोरंजन के साथ सामाजिक सुधार और चेतना का संदेश दिया जाना हो गया। मनोरंजन के साथ साथ जो है सामाजिक सुधार और चेतना का संदेश भी दिया जाने लगा नाटक के द्वारा। और आधुनिक नाटककार की बात करें तो मोहन राकेश जी, विद्यापति जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सारे के सारे आधुनिक नाटककार में आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं समकालीन नाटक, तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है नाटक जो है आज के समय में। मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय विषयों का यह केंद्र बन चुका है। प्रयोगात्मक शैली, मंच प्रयोग और नए संवाद शैलियों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। आज का नाटक शहरी जीवन, आधुनिक समस्याओं और व्यक्ति की जटिल मानसिकता पर केंद्रित है। आज के जितने भी नाटक होते हैं वे शहरी जीवन और आधुनिक समस्याओं और व्यक्ति की जटिलताओं पर केंद्रित है। अब नाटक से निष्कर्ष क्या निकलता है, तो नाटक का विकास जो है धार्मिक और सामाजिक शिक्षा से लेकर मनोरंजन और यथार्थ चित्रण तक किया गया है। नाटक का जो विकास हुआ है यह धार्मिक और सामाजिक शिक्षा से लेकर मनोरंजन के साथ साथ यथार्थ चित्रण तक भी हुआ है। प्राचीन रस और भाव से प्रारंभ होकर आज का नाटक आधुनिक जीवन, समाज और व्यक्ति की गहरी समझ को प्रस्तुत करता है। तो ये हो गया नाटक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एकांकी पे चलते हैं कि एकांकी क्या है। तो देखिएगा, एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक यानी कि एक ही विषय पर आधारित लघु नाट्य रचना। इसका मतलब होता है कि एक ही विषय वस्तु पर आधारित कोई लघु नाट्य रचना हो। इसका उद्देश्य क्या है एकांकी का, तो संक्षिप्त रूप में किसी घटना, चरित्र या भाव को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। संक्षिप्त रूप में किसी भी घटना को या फिर चरित्र को, भाव को प्रभावशाली ढंग से सामने में प्रस्तुत करना। एकांकी साहित्य 20वीं सदी की शुरुआत में उभरा हुआ था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो है ये उभरा। इसका विकास कैसे हुआ युग के अनुसार, तो देखिएगा सबसे पहले है प्रारंभिक और भारतेंदु युग जो 1868 से लेके 1900 तक था। साउंड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरी आवाज़ में, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर किसी तरीके की परेशानी होती है तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला है प्रारंभिक या फिर आधुनिक भारतेंदु युग। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक युग जो है इसमें माना जाता है और नाटक और लघु नाट्य रूपों का आरंभ हुआ इसी काल में। यानी कि एकांकी जो है आपका, इसका इसमें किस तरीके से मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा है इसके बारे में आप देखो। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है, उद्देश्य रहा है सामाजिक सुधार और नैतिक शिक्षा। भाषा सरल और आम जनता के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। उदाहरण आप कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी नैतिक नाटक रहे वे सारे के सारे। अगला बात करते हैं द्विवेदी युग, इसको शास्त्रीय युग भी कहा जाता है, 1900 से लेकर 1918 के बीच तक। तो एकांकियों में औपचारिक शास्त्रीय दृष्टि आई थी और सामाजिक और नैतिक शिक्षा मुख्य जो है इसका केंद्र बन चुका था। लघु नाटकों में पात्र और घटनाएं शिक्षाप्रद होती थी। आगे बात करते हैं तो आधुनिक और प्रगतिशील युग 1920 के बाद में आया। तो एकांकी का वास्तविक विकास जो है इसी युग में माना जाता है। विषय क्या रहा है इसका, सामाजिक, राष्ट्रीय और यथार्थवादी। पात्र और संवाद जीवंत और विश्वसनीय होते थे। प्रमुख लेखन और रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए, मोहन राकेश जी की रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन और तीसरी कसम। ये सारे के सारे एकांकी हैं आपके। एकांकी का विकास कैसे हुआ है इसमें ये बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं समकालीन युग में, समकालीन काल में। तो इसका विषय रहा है, समकालीन काल में आके एकांकी का विषय रहा है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यंग्यात्मक। ये इसका विषय मुख्य विषय रहा है। शैली की यदि बात करें तो शैली है इसका प्रयोगात्मक, संवाद, नाट्य उन्नत और पात्र सजीव होना चाहिए। और आगे बात करते हैं लेखक के बारे में। तो इस समय के भी लेखक है मोहन राकेश जी, 1 और 1 11 और हरिशंकर त्रिपाठी जी। ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे लेखक हैं जिन्होंने लिखा हुआ था एकांकी को। आप कह सकते हो कि एकांकी के विकास में जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग निबंध पर चलते हैं। तो निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ आप लोग ये देखिए। तो निबंध का उद्भव जो है, हिंदी निबंध साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी विषय, अनुभव या विचार पर संक्षिप्त, स्पष्ट और संगठित रूप में अपनी दृष्टि प्रस्तुत करता है। निबंध का क्या है, तो निबंध जो है साहित्य की वैसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय को, अनुभव या विचार पर संक्षिप्त और स्पष्ट
संगठित रूप में अपनी दृष्टि को प्रस्तुत करता है पाठकों के सामने। निबंध का उद्देश्य पाठक को विचार, सूचना या अनुभव साझा करना होता है। निबंध का उद्देश्य होता है कि पाठक को विचार, सूचना और अपने अनुभवों को साझा कर सके। हिंदी में निबंध का उद्भव आधुनिक युग में हुआ है, जब समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार बढ़ा और व्यक्तिवाद तथा व्यक्तिगत अनुभवों को साहित्य में स्थान मिलने लगा। हिंदी निबंध का जो है उद्भव आधुनिक युग में हुआ है, जब समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार धीरे धीरे बढ़ा और व्यक्तिवाद तथा व्यक्तिगत अनुभवों को साहित्य में स्थान दिया जाने लगा। प्रारंभ में निबंध शिक्षाप्रद और सत्संगोपयोगी होते थे। शुरुआत में जो है ये शिक्षाप्रद होता था और सत्संगोपयोगी होता था। शुरुआत की बात करें तो जब शुरू में निबंध लिखा जाने लगा तब इसके विकास कैसे हुए देखिएगा। विकास हुआ इसका प्रारंभिक काल से माने तो निबंध का उद्देश्य हुआ करता था उस समय सामाजिक सुधार, नैतिक शिक्षा और समाज का जागरण। भाषा सरल होती थी, स्पष्ट होते थे और समाज शिक्षा और नैतिकता जो है इसका मूल कारण होता था। प्रमुख लेखक अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। उदाहरण हो गया शिक्षा का महत्व, भारतीय नारी, ये सारे निबंध हैं। इसके बाद में बात करते हैं द्विवेदी युग, तो निबंध में औपचारिकता और शास्त्रीय दृष्टि दिखाई देती है। विषय इसका द्विवेदी युग में आते आते हो गया सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिकता के विषय में जो लिखा जाने लगा, निबंध के माध्यम से दर्शाया जाने लगा। प्रमुख लेखक इसमें कह सकते हैं वाल्मीकि राय, सुमित्रा नंदन पंत, ये उस समय के द्विवेदी युग के माने जाते हैं। आगे बात करते हैं आधुनिक युग में आते हैं, तो आधुनिक युग में आते आते निबंध का उद्देश्य हो गया सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और राष्ट्रीय चेतना को उजागर करना निबंध के माध्यम से। शैली जो है बहुत ही स्पष्ट, प्रभावशाली और सरल रही है और प्रमुख लेखक इस समय के रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निबंध और महादेवी वर्मा, इनके निबंध बहुत सारे। इसके बाद में समकालीन युग की बात करें तो समकालीन युग में आते आते इसका जो विषय वस्तु रहा है ये समाज, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक, वैश्वीकरण और व्यक्तिगत अनुभव, इन सारी चीज़ों को जो है निबंध के माध्यम से दर्शाया जाने लगा। शैली जो है प्रयोगात्मक होती थी, विश्लेषणात्मक होती थी और आकर्षक होते थे। लेखक की बात करें तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, मन्नू भंडारी और निर्मल वर्मा, ये सारे के सारे उस समय के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर क्या निकलता है तो हिंदी निबंध का विकास शिक्षाप्रद और नैतिक उद्देश्य से शुरू होकर धीरे धीरे सामाजिक, राष्ट्रीय और समकालीन विषयों की ओर बढ़ा। इसकी शुरुआत जो है शिक्षाप्रद और नैतिक उद्देश्यों से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना की तरफ बढ़ने लगा। आज निबंध केवल सूचना या मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना को प्रस्तुत करने का प्रभावशाली साहित्यिक रूप बन चुका है। और आज के समय में जो है निबंध केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक चेतना को प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली साहित्यिक रूप बन चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आलोचना के बारे में। आलोचना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो आलोचना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी साहित्यिक कृति, कला, विचार या घटना का विश्लेषण, मूल्यांकन और विवेचन किया जाता है। आलोचना वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी साहित्यिक कृति को, कला को और विचार या फिर घटना का विश्लेषण किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसका विवेचन किया जाता है। आलोचना का उद्देश्य केवल दोष बताना नहीं है, बल्कि कृति की विशेषताओं, उसकी शक्तियों और कमजोरियों को समझना और पाठक या दर्शक को सही दृष्टिकोण प्रदान करना होता है। आलोचना का उद्देश्य केवल उसमें दोष निकालना नहीं होता है, दोष बताना नहीं होता है, बल्कि उन कृति की विशेषताओं को, उसकी शक्तियों को और कमजोरियों को समझना और पाठक या दर्शक तक सही दृष्टिकोण को पहुंचाना, ये भी अनिवार्य तत्व के रूप में माना जाता है। चलिए इसके बाद में देखते हैं आलोचना में कुछ आवश्यक गुण भी होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। साहित्य या कला की आलोचना तभी प्रभावशाली और उपयोगी होती है जब उसमें कुछ गुण होते हैं। कौन सा गुण होता है ये देखो। सबसे पहला है विवेचनात्मक दृष्टि, यानी कि आलोचना को रचना की गहराई को समझने के लिए और विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि आलोचना को रचना को गहराई से समझने और विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगला, तो इसमें होनी चाहिए निष्पक्षता, यानी कि आलोचना में व्यक्तिगत पसंद नापसंद से हटकर निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला है साक्षरता और ज्ञान। तो आलोचक को साहित्यिक विधाओं, भाषा, शैली और इतिहास का अच्छा भी ज्ञान होना चाहिए। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण। आलोचना केवल दोष दिखाने के लिए नहीं होती है, बल्कि गुणों और कमजोरियों दोनों का स्पष्ट मूल्यांकन उसमें करना चाहिए। पांचवा है स्पष्टता और संक्षिप्तता, यानी कि विचारों को सटीक, स्पष्ट और सरल भाषा में व्यक्त करना चाहिए। अगला बात करते हैं तर्क संगतता।
तर्क संगतता, तो हर टिप्पणी और मूल्यांकन तर्क और प्रमाण के आधार पर होना चाहिए, यानी कि किसी भी विषय वस्तु की आप आलोचना कर रहे हैं तो वह तर्क संगत होना चाहिए और प्रमाण होना चाहिए। अगला है रचनात्मकता, तो आलोचना में सुधार के सुझाव और रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। इस आलोचना में जो है सुधार का सुझाव भी होना चाहिए और रचनात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या स्थान है, इसके बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचना का आधारशिला रखने वाला माना जाता है। उनका स्थान इसीलिए विशेष है क्योंकि उन्होंने साहित्यिक आलोचना को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचना का आधारशिला रखने वाला माना जाता है क्योंकि उन्होंने साहित्यिक आलोचना को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या योगदान है इनका देखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है पहला, तो शुक्ल ने आलोचना को केवल भाव या पसंद नापसंद पर आधारित नहीं रहने दिया। उन्होंने साहित्य के नियम, विधा, भाषा और शैली के आधार पर विश्लेषण किया है। आलोचना को जो है इन्होंने केवल भाव या फिर पसंद या नापसंद के आधार पर इन्होंने नहीं रहने दिया, बल्कि इसको इन्होंने साहित्य के नियम से जोड़ा, विधा से जोड़ा और भाषा और शैली के आधार पर इसका विश्लेषण किया हुआ है। दूसरा है साहित्यिक इतिहास और विकास का अध्ययन, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों और विधाओं का व्यापक और व्यवस्थित वर्णन किया हुआ है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का मानक ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के अलग अलग युगों में और विधाओं का व्यापक और व्यवस्थित रूप से इसमें वर्णन किया हुआ है और उनका प्रसिद्ध एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का विकास। इसमें जो है हिंदी साहित्य का यह मानक ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद अगला बात करें तो साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण, तो कविताओं, नाटकों, उपन्यास और कहानी की आलोचना के लिए स्पष्ट मानदंड भी दिए हैं उन्होंने गीति काव्य, खंड काव्य, निबंध आदि की विशेषताओं को स्पष्ट किया हुआ है। अगला बात करते हैं तो आधुनिक आलोचना की नींव, तो शुक्ल ने आलोचना को सृजनात्मक और तर्क संगत दृष्टि से देखा है। शुक्ल ने जो है आलोचना को सृजनात्मक और तर्क संगत दृष्टि से देखा। उनके कार्यों से हिंदी आलोचना में वैचारिक और प्रणालीबद्ध विकास हुआ है और उन्होंने जो भी कार्य किए हिंदी साहित्य में, इससे हिंदी आलोचना में वैचारिक और प्रणालीबद्ध विकास हुआ है। निष्कर्ष पर बात करते हैं तो हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक और आधारशिला के रूप में किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान जो है हिंदी साहित्य में ये आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं और इसके आधारशिला रखने के रूप में भी ये जाने जाते हैं। उन्होंने आलोचना को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और शास्त्रीय रूप दिया है जिससे हिंदी साहित्य में आलोचनात्मक सोच और अध्ययन की दिशा निश्चित हुई है। चलिए, ये हो गया आपका आलोचना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यात्रा वृत्तांत पर। यात्रा वृत्तांत का उत्थान कैसे हुआ है और इसकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो यात्रा वृत्तांत साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभव, स्थल, लोग और सांस्कृतिक घटनाएं पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। यात्रा वृत्तांत जो है साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभव को, स्थल को और लोग को, सांस्कृतिक घटनाएं, इन सारी चीज़ों को मिला के पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। यह विधा पाठक को सजीव दृश्य, मनोभाव और अनुभव प्रदान करती है। इसका उत्थान और विकास कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल से शुरुआत करते हैं तो यात्रा वृत्तांत का आरंभ व्यक्ति विशेष के सघन अनुभव और धार्मिक यात्राओं के वर्णन से हुआ था। यात्रा वृत्तांत का आरंभ जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के सघन अनुभव और धार्मिक यात्राओं के वर्णन से किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो तीर्थस्थल और देश विदेश की यात्रा का वर्णन हमको यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में यात्रा वृत्तांत में सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभवों का समावेश किया गया है। मध्यकाल में आते आते यात्रा वृत्तांत में जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव जो है इसमें जुड़ते चले गए। लेखक ने अपने दृष्टिकोण, मनोभाव और यात्रा के व्यक्तिगत अनुभव को भी शामिल किया हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं आधुनिक और समकालीन काल में। तो आधुनिक यात्रा वृत्तांत में देश विदेश की यात्रा, प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक स्मारक और जनजीवन का चित्रण प्रमुख इसमें दिखाया गया है। आधुनिक काल में जो है यात्रा वृत्तांत में देश विदेश की यात्रा भी की जाती है, प्राकृतिक दृश्य भी दिखाए जाते हैं, ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बात की जाती है और जनजीवन का जो चित्रण है ये भी प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है। इसमें मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी शामिल है। इसमें मनोरंजन भी होता है और ज्ञान की भी कुछ बातें होती हैं। शैली में सजीव, सरल और वर्णनात्मक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। बहुत ही सजीव, बहुत ही सरल और वर्णनात्मक भाषा का भी प्रयोग इसमें किया जाता है।
चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख कृतियाँ और लेखक के बारे में। तो सबसे पहले से बात करते हैं मेरे जीवन की यात्रा। ये एक यात्रा वृत्तांत है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आगे है यात्रा के पन्ने, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला है भारत दर्शन, तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। अगला है साहस और संघर्ष, महात्मा गांधी की यात्रा वृत्तांत है ये। अगला है विदेश यात्रा, जो डॉक्टर अमर्त्य सेन ने लिखा है, यात्रा आधारित अनुभव है उनका। और यात्रा वृत्तांत ने हिंदी साहित्य में सजीव अनुभव, यात्रा के दृश्य और मनोभावों को प्रस्तुत करने को नई दिशा दी। वह न केवल मनोरंजन बल्कि ज्ञान और संवेदनशीलता का भी स्रोत बन गया। धीरे धीरे यात्रा वृत्तांत जो है ये केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान और संवेदनशीलता का भी स्रोत बनता चला गया। तो ये है आपका पूरा यूनिट 4 जो मैंने इसमें कवर करवा दिया है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको दोबारा तिबारा इस वीडियो को देखिए, समझिएगा, और कोई भी प्रश्न आप एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे। सारे प्रश्नों को आप बना के आएंगे, और आपके जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे उस दिन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, और मेरे पढ़ाने से कितने सारे प्रश्न आपके उसमें आए हैं, कितने प्रश्न उसमें आया है, और जो आप बना के आए हैं वे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आके। और क्लासेस कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा आवाज़ का इशू हो सकता है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ थोड़ा सा फंस सकता है। तो चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं एक और वीडियो में जिस पे हम यूनिट 5 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।